ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ स्वामीनाथन संघर्ष कमेटी के सदस्य मैंबर, उन्होंने नाल असीं गलबात करांगे कि किस तरीके नाल जिहड़ी अगली रणनीति है, उन्हों की रणनीति है, हरियाणे के किसानों का की सोचना है, तो जिहड़ा देश भर का किसान है वो इस वक्त किस मोड़ पर खड़ा, की सोच रहा, उन्होंने सारी गलबात करांगे। स्वागत है आपका ऑन एयर पे जी। धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल जी। क्या लगता है कि सरकार पहले किसान जथेबंदियों ने उनको बोला कि आप बताओ कि कब आना है, तो किसान जथेबंदियों ने बोला कि 29 तारीख दे दी, तो अब सरकार ने बोला कि 30 तारीख, चलो किसान जथेबंदियों ने सहमति दे दी कि हम आ जाएंगे 30 तारीख को। क्या लगता है कि कोई ये सरकार की कोई बात सुलझाने के मूड में है या वैसे ही फिर पहले की तरह मीटिंग होगी? देखिए, ये कमरे के अंदर कुछ और कहते हैं, कमरे के बाहर कुछ और कहते हैं। जो पहली हमारी 6 चरणों में मीटिंग चली, 53 घंटा चली, वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है, जिसमें हमने इनके तीनों कानूनों के 850 सेक्शंस के एक नुकसान इन लोगों को गिनवाए। नरेंद्र तोमर और अमित शाह ने माना, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हम 10 संशोधन कर सकते हैं। अरे आप हमारे बच्चे को मारने के लिए 850 ml जहर की बोतल दे रहे हो, आप कहते हो हम 10 ml निकाल देंगे, आप अपने बच्चे को पिला दीजिए तो बच्चा तो मरेगा ही। तो इनमें से एक भी सेक्शन रह गया तो देश से खेती किसानी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमने इनको समझाया और इन्होंने माना। ये कानून कॉरपोरेट के लिए बने हुए हैं, लेकिन ये लोग जहां अंदर कुछ और कहते हैं, बाहर आके प्रधानमंत्री भी कल मन की बात में परसों कह रहा था कि देश उन्नति करेगा इन कानूनों से। अरे देश उन्नति करेगा, आपको इतना ज्ञान है तो आप क्यों बंगाल में 50 नकली किसानों को मध्य प्रदेश में समझाने जा रहे हो? देश का 1 करोड़ किसान आपके घर के नज़दीक टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, संधूपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है। आप आइए हमारे बीच में, हमारे में से 20 किसानों को भी आप समझा लेंगे तो हम वापस चले जाएंगे। हम लोग, इन लोगों के वहम था कि किसान जो है ग्राउंड पर बहुत मजबूती से आया है, लेकिन इसको हम टेबल पर हरा देंगे। लेकिन हमारी जो सरकार से वार्ता हुई 53 घंटे, जिनके बाद इनके पैर हिले, तो इन लोगों को पहली बार महसूस हुआ, जितनी जानकारी हमने इनको दी, डिटेल जानकारी दी, तो इन लोगों को पता चल गया कि देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री इन किसानों की तरह पढ़े लिखे होने चाहिए। इनको पहली बार ये ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन झूठ को बार बार ऊंची आवाज़ में सच कहने से झूठ सच नहीं बढ़ जाता। और जो ये मीटिंग का झूठा मसौदा दे रहे थे, उसकी पोल हमने परसों खोली, जो हमारी संधू बॉर्डर पर मीटिंग हुई। इन्होंने मीटिंग का कोई लेटर सार्वजनिक नहीं किया। हमने जो मीटिंग करके 29 तारीख 11 बजे की मीटिंग का मसौदा दिया, अपना लेटर क्लियर दिया, 3 चीज़ों पर बात करेंगे। तीनों काले कानून वापिस हो, 2020 बिजली अधिनियम वापिस हो, और जो पराली एक्ट है वो ख़त्म हो। अगर सरकार इस पर वार्ता करने को तैयार है तो हम खुले मन से वार्ता करने को तैयार। लेकिन आप जो संशोधनों की बात कर रहे हो वो हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि एक रीज़न है। आप मीडिया के साथी भी पूछते हैं कि जो कानून बन गया वो वापस नहीं हो सकता। 370 देश में एक कानून नहीं था, एक राज्य का मामला था, एक स्टेट का मामला था। विपक्ष को बताए बिना रातों रात लोकसभा और राज्यसभा के कंबाइंड सेशन बुलाकर 1 घंटे में वो हटा दी गई। ये तो 31 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों, देश की लगभग 138 करोड़ जनसंख्या को इफेक्ट करने वाला कानून है। तो ये वापस क्यों नहीं ले रहे? ये कॉरपोरेट के आगे इतने क्यों झुके हुए हैं? हम तो प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, चैलेंज भी किया था मैंने, कि आप कुछ मत कीजिए, किसान दयावान है, हम हिम्मती है, ज़मीनें अपनी बचा लेंगे। आप एक बार मन की बात में आके कह दीजिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं अंबानी अडानी का दलाल हूं। हमारी ताकतें, हमारी बच्चों की ताकतें, बुजुर्गों की ताकत पैर पर हमारी ज़मीन में डालकर देख ले। लेकिन आपको नंगे किए बिना ये किसान वापस नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। आज पूरी तरह से सरकार के मुंह पे जो नकली नकाब था लोकतंत्र का, वो उतर चुका है 34 दिनों में, कि यहाँ लोकतंत्र नहीं, यहाँ कॉरपोरेट तंत्र है। दिल्ली के अंदर सारा कॉरपोरेट तंत्र चल रहा है। जो पद हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, विज्ञान मंत्री, इनको नाम बदल के लिख देना चाहिए। अंबानी अडानी के दलाल नंबर 1, दलाल नंबर 2, दलाल नंबर 3 और दलाल नंबर 4। एक बात है, कल मीटिंग होनी है, आपने 5 मांगें बोली हैं कि 5 होंगी। 3 कानून है, जो एक बिजली बिल का आ रहा है और एक जो पराली पे ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। अगर इनमें से कोई सरकार बोलती है कि आप 3 माफ़ करवा लो, इनमें से 2 रहने दो, तो क्या इसको बीच का रास्ते के कोई है चांस? बीच का रास्ता उस समय होता है जबकि आपको जीने की आशा हो। हम लोग वो लोग हैं जो 73 सालों से लगातार घाटे में खेती कर रहे थे। सरकार की रिपोर्ट 2017 की कहती है कि हमारी आमदनी 93 रुपये प्रतिदिन है, जबकि अंबानी की आमदनी 90 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। तो इस करके हमारे बच्चे अशिक्षित थे, कुपोषण का शिकार हो रहे थे।
अगर इस एक्ट में एक भी धारा रह गई ना, तो हम खेती की जमीन को अपनी माँ से ज़्यादा इज्जत देते हैं और माँ के ऊपर कोई गलत निगाहें उठाए। आपके बात का उदाहरण मैं ऐसे देना चाहूँगा कि कोई हमारी माता को उठा के ले जा रहा है और वो कहे समझौता कर लेते हैं, तेरी माँ को कंधे पे उठा के नहीं ले जाऊंगा, गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा, तो क्या हम राजी हो जाएंगे? ये जमीन हमारी माँ है, इसके ऊपर एक भी समझौता इस सरकार से नहीं होगा। तीनों काले कानून सुनिश्चित तौर पर वापस लेने पड़ेंगे। हमने मांगे ही नहीं थे, हमें दिए क्यों? तो इस करके हम लोग तो सोच के आए हैं, हथेली पर धर के जिसको कहना होता है। हमारे अब तक 50 साथी शहीद हो गए, लेकिन हमने एक भी सरकारी कर्मचारी को पत्थर नहीं माना, एक भी पत्ता नहीं तोड़ा, एक भी सड़क नहीं खोदी। इन सरकारों ने सड़कें खोदी, लोगों को तंग किया। तो हम जो है संवैधानिक तरीकों से अपना विरोध जारी रखेंगे, चाहे हमें जितनी शहादतें देनी पड़े। हमारे गुरुओं ने शहादतों के लिए हमें प्रेरित किया हुआ है। बिना कानून वापस लिए किसान नहीं मुड़ेगा। जैसे बोला जाता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला ले लेते हैं उससे पलटते नहीं हैं, क्या लगता है इस फैसले से वो पलट जाएंगे? प्रधानमंत्री, मैं तो कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने फैसला कब लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में कहा था कि 15 लाख बढ़ते ही खाते में आ जाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट पहले हस्ताक्षर से पूरी हो जाएगी। कोरोना थाली बजाने से 20 दिन में चला जाएगा, फिर 20 दिन में नहीं जाएगा तो मोमबत्ती जलाने से चला जाएगा। स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, हमेशा झूठ की दुकान। और ये खुद कुछ बोलते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना इनके पीछे से अंबानी अडानी चाबी भरते हैं, ये वो ही बोलते हैं, उससे फालतू इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। परसों मन की बात का देश में कितनी बुरी तरह से विरोध हुआ। मुझे भी दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं और लोग उनकी फोटोओं के ऊपर जूते लेके, इन्होंने थाली बजवाई थी, लोगों ने पिपे बजाए और जूतों से उस बार मन की बात का विरोध किया। हम मन की नहीं, हम खेत की बात करने आए हैं, हम नहर की बात करने आए, हम बिजली की बात, हम अपने पूरे जो कौम है उसको बचाने की बात करके आए हैं। आपकी मन की बात से इस देश का पेट भर चुका है, पीछे 100% हटेंगे। इससे बड़ी जन क्रांति ना तो देश का आज़ादी आंदोलन था, क्योंकि उस समय देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, 2 से 4 लाख लोग शामिल थे। इसमें 140 करोड़ लोग डायरेक्ट शामिल है, केवल 10,000 लोग जो कॉरपोरेट और पॉलिटिकल है उनको छोड़कर, और 56 देश 4 महाद्वीपों के हमारे साथ हैं। तो इससे बड़ा क्रांति हो नहीं सकती। बैक फुट पे इनको आना पड़ेगा। परमात्मा इनको हिम्मत दे, हम तो शहादतों से पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग सुसाइड, मेरा 56 इंच का सीना जो मैं फैसला ले लेता हूँ। मुझे भी बड़ा अचरज होता है कि हमारे देश की जनता बड़ी भोली है। पहले 15 लाख पर मान गई, फिर बोला 56 इंच का सीना। आप यहाँ घूम लीजिए, खली का 56 इंच से काफ़ी कम है। 56 इंच का कभी सीना नहीं होता। फौज में भर्ती होने के लिए भी 31 इंच से 33 इंच की डिमांड है, लेकिन हम भोले थे। अब वो 56 इंच वाला है टिकरी बॉर्डर पर, वो 56 इंच वाला है सिंधु बॉर्डर पर। वो कह रहा है हमें कांग्रेस ने बरगलाया है, हमें खालिस्तानियों ने बरगलाया है। तो हम अनपढ़ हैं भाई, तू आके हमने समझा दे। हमारा मेहमान भगवान के समान होता है। 4 भी किसानों को समझ आ गया कि ये कृषि कानून हमारे समर्थन में है, इन लोगों के बीच में हम वापस चले जाएंगे। लेकिन आपको पता है, आपके मन में चोर है, आपकी जीभ आपकी है लेकिन बोली आप किसी और की बोल रहे हैं। उन लोगों को इस देश से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। एक बाबा रामदेव है जिसका हर एक प्रोडक्ट किसानों से आता है, चाहे वो गाय का घी है, चाहे जितने भी प्रोडक्ट है। वो काना करोड़पति बन गया इतने दिन, हमारा पति बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में, और वो कह रहा है कि इसके ये कानून ठीक है। तो काने रामदेव ने भी हम कहना चाहेंगे, जब सरकार का फंसिया था ना तो सलवार पैर के बाजिया था, अब किसाना का फंस गया, इसी भूत नहीं बना देंगे। समझ नहीं आएगा के बचेगा और के छूटेगा। जिस तरीके ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਪੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ ਖੜਨ ਨੂੰ? देश में 40 सालों के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है। मोदी ने जबरदस्ती नोटबंदी करी, पूरे देश में फैल रही। हरियाणा पंजाब के किसानों ने मिलकर नेताबंदी करी, एक नया नाम। आज नेताओं के इतने बुरे हाल हैं कि वो सीआईडी से ये पूछते हैं कौन सी गली कौन सी सड़क खाली है जहां पर किसान नहीं मिलेगा, ताकि मैं वहां से निकल जाऊं। इस नोटबंदी को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में अगर इसी प्रकार जत्थेबंदियां और संगठन मजबूत रहे तो निश्चित तौर पर संसद पर झंडा लहराने वाला भी किसान होगा, जो कॉरपोरेट हाउसेज का चमचा नहीं होगा। जैसे देखते हैं कि जब आंदोलन चलता है तो लोग भावुक होते हैं, उससे जुड़े होते हैं, तो जैसे विरोध भी करते हैं, इकट्ठे भी होते हैं। जब आंदोलन ख़त्म हो जाते हैं तो वैसे की वैसी पार्टियों के झंडे कहीं वैसा तो नहीं होगा कि जो किसान है वो उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के झंडों के नीचे आ जाएंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें हमने इतने साथी खोए हैं।
इतने हमारे बुजुर्ग साथी 4-4 महीने से बुजुर्ग माताएं पतले कंबल में सो रही है। ये एक जन क्रांति है। इससे पहले आर्थिक युग ऐसा आ चुका था कि हम बड़े सगे भाई को भी राजनीतिक पार्टियों के लिए लड़ पड़ते थे, लेकिन अब हमें देश की असलियत का पता चला है। राजनीतिक पार्टियां भी असली नहीं है, वो कॉरपोरेट का मुखौटा है। वो ये भिखारी जैसे लोग हैं। आपको एक उदाहरण दूंगा, हमें एक बात क्लियर समझ आ गई, हम इनके पीछे बेफालतू में फिरते थे। भिखारी अगर हमारे घर से खाना मांगे और हमें ही गाली निकाले तो हम उसके लठ मारेंगे, कौन मारेंगे? तो इन लोगों ने ऐसा ही किया, हमसे वोट मांगे और हमें बेचने का काम किया। निश्चित तौर पर ये आंदोलन सदियों तक लोग नहीं भूल पाएंगे। आगे से राजनीति वो करेगा जो जनता की बात करेगा, किसानों की बात करेगा। नहीं, ये लोग तो देश छोड़ के भाग सकते हैं या आत्महत्याएं तक कर सकते हैं। ये हालात देश में है। जैसे देखा है कि इस आंदोलन से पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा, जो पॉलिटिकल सिस्टम ने ख़त्म कर रखा था, दोनों को बांट रखा था, कभी SYL पे कभी, अब जो है वो भाईचारा वापस आ चुका है। क्या लगता नहीं कि आने वाले समय में ऐसा भी संघर्ष छेड़ना चाहिए कि जो दोनों को 1960 में अलग कर दिया गया था, दोबारा इकट्ठे करने का भी दोनों स्टेटों को संघर्ष करना चाहिए इसके लिए? ये बिल्कुल, जब खट्टर ने कहा मुझे SYL का पानी चाहिए, 6 साल तो उसने जिक्र कौन कराया? ऊपर वाजपेयी की सरकार थी, उधर बादल की सरकार थी, जिक्र नहीं हुआ। लेकिन अब उसको अगर SYL का पानी चाहिए, उसका खेत तो है को नहीं, यो तो है को नहीं, पानी लगाने खातर चाहिए, उसने नहाने खातर चाहिए या मुंह धोने खातर चाहिए। मेरे पंजाब के साथी खड़े हैं, एक टैंकर ले आ दोगे उन्होंने पूरा, ते वो उसने छेड़ के एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया, मैंने ही जवाब दिया था। ये मुद्दा हम लोग हरियाणा पंजाब के लोग खुद संभाल लेंगे, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा फौजी हमारे, सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे, विदेशों में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे, अधिकारी हमारे। तो हम जहां बड़े राज्य छोटे राज्यों की मांग करते हैं, इस आंदोलन के बाद हमने फैसला किया है कि हम संयुक्त पंजाब का आंदोलन चलाएंगे। हरियाणा पंजाब एक हो जाएगा जब हमारी सीमा टूट जाएगी, पानी का रोड़ा नहीं रहेगा। हमारे चुने हुए खुद के जत्थेबंदियों में से जब प्रतिनिधि जाएंगे, ना पानी की कमी होगी, ना जाति का, धर्म का, सूबे की होगी। तो इन सरकारों का ये मुद्दा जो इन्होंने छेड़ा था हमारे बीच फूट डालने का, ये उल्टा पड़ गया। हम तो चाहते हैं पूरा पंजाब, जो पुराना वर्ल्ड का सबसे, अगर आज भी पुराना पंजाब इकट्ठा हो जाए तो कनाडा, अमेरिका सब फैल है, क्योंकि सबसे उन्नत जमीनें, सबसे बहादुर लोग, सबसे शिक्षित लोग इस क्षेत्र में हैं। तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन के खत्म होने के बाद एक नए आंदोलन की शुरुआत जमीन पर हमें दिखाई दे रही है। बहुत धन्यवाद जी। कैमरा पर्सन कमल गिल दे नाल मनिंदर जी सिद्धू, ऑन एयर, सिंघू बॉर्डर।